क्या हो अगर जिस दोस्त पर आप सबसे ज्यादा भरोसा करते हैं वही आपको एक ऐसी खाई में धकेल दे जहां से वापसी नामुमकिन हो। सोचिए इस बारे में। ये सुनने में ही काफी डरावना लगता है। बिल्कुल। अक्सर जब हम किसी खतरे की बात करते हैं तो ध्यान बाहर की तरफ जाता है ना, कोई अनजान जगह या कोई डरावना रास्ता। पर आज के इस गहरे विश्लेषण में हम कुछ अलग ही डिस्कस करने वाले हैं। हाँ, और ये सोर्स मटेरियल जो हमने मिस्टर हाइथिंग चैनल से लिया है, ये वाकई रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सही में। मतलब क्या कभी ऐसा हुआ है कि एडवेंचर के नाम पर लोग ऐसी गलती कर बैठे जो शुरू तो मजाक में हो लेकिन उसका अंजाम सीधा जानलेवा बन जाए? आज हम इसी टकराव को समझेंगे। ये कहानी सिर्फ डर की नहीं है, ये असल में दो बिल्कुल विपरीत दुनियाओं का टकराव है। कैसी दुनिया है? एक तरफ वो आधुनिक शहरी अहंकार है, जहां इंसान को लगता है कि उसका बैंक बैलेंस और मॉडर्न लाइफस्टाइल उसे नेचर पर जीत दिला सकते हैं। और दूसरी तरफ है प्राचीन तंत्र मंत्र का वो काला सच, जिसे आजकल लोग बस अंधविश्वास समझकर भुला चुके हैं। बिल्कुल। लोग भूल जाते हैं कि नियम तोड़ने की कीमत हमेशा चुकानी पड़ती है। तो चलिए इसको थोड़ा शुरू से समझते हैं। इस पूरे टकराव की नींव वहीं रखी जाती है जब 5 कॉर्पोरेट दोस्तों का एक ग्रुप, जिसमें शिवानी, दीक्षा, करण, उज्जवल और आदर्श थे। हाँ, ये 5 लोग नए साल का जश्न मनाने का प्लान बनाते हैं। और कहानी बताती है कि ये लोग बिल्कुल वर्क हार्ड प्ले हार्ड वाली लाइफस्टाइल जीते हैं। एकदम मॉडर्न अर्बन क्राउड। वही, मतलब क्लबिंग, ओपन मैरिजेस, हुकअप्स, इनके लिए ये सब आम बात हो चुकी थी। तो अब इन्हें कुछ नया, कुछ बहुत ही रॉ एडवेंचर चाहिए था। और यही इनकी सबसे बड़ी गलती की शुरुआत थी। करण अपनी महंगी फॉर्च्यूनर कार निकालता है और ये लोग एक ऐसे जंगल में जाने का प्लान बनाते हैं जहां इंसानों का जाना सख्त मना है। वो भी बिना किसी फॉरेस्ट ऑफिसर को बताए। बिना किसी गवर्नमेंट परमिशन के। अगर इसको एक रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल से समझें तो ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे किसी डेडली वायरस के क्वारंटीन जोन के बाहर डेंजर का बोर्ड लगा हो और आप वहां सेल्फी लेने चले जाएं। सही कहा आपने। इन्हें लगता था कि परमिशन लेने से उनके एडवेंचर का रोमांच खत्म हो जाएगा। मतलब परमिशन लेना उनके लिए कूल नहीं था। यही वो पॉइंट है जहां मॉडर्न अर्बन एरोगेंस का असली चेहरा सामने आता है। आधुनिक इंसान की एक बहुत बड़ी विडंबना है। कैसा अहंकार? इन दोस्तों को लगता था कि उनके पास पैसा है, गाड़ी है, तो वो प्रकृति और उसके प्राचीन नियमों को कंट्रोल कर सकते हैं। अहंकार इंसान को यह विश्वास दिला देता है कि वार्निंग साइन सिर्फ आम लोगों के लिए होते हैं। हाँ, वो उन्हें लगता है हम तो वीआईपी हैं, हम पर ये रूल्स अप्लाई नहीं होते। एग्जैक्टली। ये ओवर कॉन्फिडेंस ही उनके पतन का पहला कदम था। उन्होंने उस जंगल की अहमियत का मजाक उड़ाया। उन्हें समझ नहीं आया कि नो एंट्री का बोर्ड किसी कानून के लिए नहीं बल्कि लोगों की जान बचाने के लिए होता है। लेकिन इस कहानी में एक और किरदार है जो इस अहंकार के बिल्कुल विपरीत खड़ा है। वो लोग अकेले जंगल में नहीं जा रहे थे, उन्हें एक लोकल आदमी मिल जाता है, राकेश। हाँ, राकेश दोज जंगल के पास के गांव का ही रहने वाला एक वॉचमैन था। कहानी में एक बहुत ही इमोशनल या कहूँ तो डिस्टर्बिंग पल तब आता है जब राकेश अपने परिवार को इस सफर के बारे में बताता है। उसकी पत्नी बहुत उदास हो जाती है और उसका छोटा बेटा आकर उसके गले में एक तावीज पहना देता है। राइट। राकेश भली भांति जानता था कि वो जंगल खतरनाक है। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर राकेश इतना समझदार था तो वो इन बेवकूफों के साथ मौत के मुंह में गया ही क्यों? ये एक बहुत लाजमी सवाल है। क्या किसी को दिया गया वचन वाकई अपनी जान से ज्यादा प्यारा हो सकता है? इसका जवाब उन दो अलग अलग दुनियाओं के अंतर में छिपा है। एक तरफ वो शहरी दोस्त हैं जो मर्जी से नियम तोड़ते हैं, दूसरी तरफ राकेश है जो परंपरागत मूल्यों का प्रतीक है। यानी उसके प्रिंसिपल्स अलग थे। बिल्कुल। राकेश उस पुरानी सोच का व्यक्ति है जहां जबान की कीमत जान से बढ़कर होती है। उसके अंदर ये जिम्मेदारी का एहसास था कि अगर वो इन लड़कों को अकेले भटकने देगा तो ये पक्का मरेंगे। ओह, तो वो उन्हें बचाने के लिए साथ गया। और वो ताबीज? अगर हम तावीज को बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें तो वो सिर्फ एक धागा नहीं था। फोकलोर में ऐसी चीजें किसी परिवार के पूरे विश्वास और उनकी दुआओं का भौतिक प्रतीक होती हैं। एक तरह की स्पिरिचुअल शील्ड। हाँ, एक शील्ड। राकेश ने दूसरों के लिए खुद को खतरे में डाला, पर उसके परिवार की भावनाओं ने उस तावीज के रूप में एक कवच उसके साथ भेज दिया जो आगे चलकर बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा। चलिए इस सफर में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं। वो ग्रुप जंगल के अंदर पैदल जाता है और रात के वक्त कैंप लगाता है। उज्जवल, जो इस ग्रुप का सबसे मजाकिया लड़का है, जिसे शायद चीजों को सीरियसली लेने की आदत नहीं थी। सही पकड़ा। वो आग जलाने के लिए कुछ सूखी लकड़ियां लेने निकलता है। वो एक पेड़ के पास जाता है जिसकी एक डाल सूखी हुई है और अपनी कुल्हाड़ी से
उस पर 20 बार वार करता है। 20 बार? आप सोच लीजिए वो कितना जिद्दी होगा। पर दाल कटती ही नहीं। आखिर में छिड़कर वो उस दाल को जोर से हिलाता है। दाल टूटकर गिरती है, पर उसके साथ एक अजीब सा काला गुड्डा गिरता है। एक वूडू टाइप की डॉल? हाँ, जिसमें बाल और सुइयां लगी हुई थीं। तभी वहां एक काली बुढ़िया की आत्मा प्रकट होती है और उज्जवल का वहीं खौफनाक तरीके से अंत हो जाता है। ये सीन सच में बहुत डार्क है। बाप रे, बहुत ही डरावना। और मैं ये सोच रही थी, ये कोई आम पेड़ की डाल तो बिल्कुल नहीं थी, है ना? कुल्हाड़ी से 20 वार करना और फिर वहां से एक ऐसी डॉल का गिरना जिसमें कीले थुकी हों। हाँ, ये तो किसी पुराने तांत्रिक जाल या बंधन को तोड़ने जैसा लग रहा है। उज्जवल ने अनजाने में सिर्फ एक डाल नहीं तोड़ी थी, उसने एक लॉक तोड़ दिया था। आपका ये लॉजिक बिल्कुल सटीक है। ये कोई इत्तेफाक नहीं था। इस घने जंगल का जो काला सच था, जो तंत्र मंत्र की बात राकेश जानता था, वो यहाँ हकीकत बन गया। तो इस डॉल के पीछे की बैक स्टोरी क्या थी? उस डॉल के मिलने के पीछे एक बहुत ही गहरा लोर है। सालों पहले उसी गांव की एक बुढ़िया ने काला जादू करके ऐसी शक्तियां हासिल कर ली थीं कि वो अपनी उम्र बढ़ाने के लिए मासूम गांव वालों की बलि देती थी। ओह माय गॉड! फिर गांव वालों ने क्या किया? गांव के मुखिया और वहां के पंडित ने मिलकर उस बुढ़िया को पीछे से वार करके मारा। लेकिन उसकी तांत्रिक शक्तियां इतनी ज्यादा थीं कि सिर्फ शरीर के मरने से उसका अंत नहीं हुआ। तो उसकी आत्मा भटकती रही? नहीं, पंडित ने एक क्रिया की और उस बुढ़िया की आत्मा को उस डॉल में बंद कर दिया। फिर उस डॉल को जंगल के उस पेड़ पर एक तांत्रिक सील से ठोक दिया ताकि वो कभी आजाद ना हो। और इसी वजह से उस पेड़ के आसपास का इलाका रिस्ट्रिक्टेड था? बिल्कुल, प्रतिबंधित क्षेत्र घोषित किया गया था उसे। मतलब उज्जवल को लग रहा था कि वो सिर्फ अपनी ताकत दिखा रहा है, पर असल में वो उस आत्मा को आजाद कर रहा था। घमंड का एक और उदाहरण। और यहाँ से जंगल अपना असली डरावना रूप दिखाना शुरू करता है। उज्जवल की मौत के बाद ये डार्क फोर्सेस उन बचे हुए लोगों के दिमाग से खेलने लगती हैं। एक तरह का साइकोलॉजिकल वॉरफेयर शुरू हो जाता है। हाँ, उन्हें भ्रमित किया जाता है। कैंप में बैठे दोस्तों को आवाजें आने लगती हैं कि उज्जवल उन्हें मदद के लिए पुकार रहा है। दोस्ती के चक्कर में ये लोग राकेश के सख्त मना करने के बावजूद उस रिस्ट्रिक्टेड एरिया में घुस जाते हैं। ये इस कहानी का एक ऐसा मोड़ है जहां इंसानी दिमाग की सबसे बड़ी कमजोरियां सामने आती हैं। जंगल सीधे तौर पर उन्हें नहीं मार रहा था। तो क्या कर रहा था? वो उनके शोक और उनके डर का इस्तेमाल कर रहा था। ऐसी मायावी ताकतें इंसान की सबसे गहरी भावनाओं को हथियार बना लेती हैं। जंगल उनके गिल्ट को उनके खिलाफ इस्तेमाल कर रहा था। उन्हें वही दिखाई दे रहा था जो बुढ़िया दिखाना चाहती थी। और इस माया जाल का सबसे बड़ा शिकार बनती है दीक्षा। कहानी बताती है कि दीक्षा अपने हाल ही में हुए ब्रेकअप की वजह से पहले से ही थोड़ी मेंटली डिस्टर्ब थी। उसकी मेंटल स्टेट ठीक नहीं थी। राइट। वो अकेले घूमते हुए एक पुरानी काले पत्थरों वाली झोपड़ी के पास पहुंचती है। जब वो और करण अंदर जाते हैं तो वहां एक कंकाल पड़ा होता है, पर दीक्षा को उस कंकाल में उज्जवल का चेहरा दिखता है। एक हेलुसिनेशन। हाँ, फिर थोड़ी देर बाद जब करण बाहर होता है तो झोपड़ी का दरवाजा अपने आप बंद हो जाता है। अंदर दीक्षा उस बुढ़िया का शिकार बन जाती है और बुढ़िया दीक्षा का रूप लेकर उनके ग्रुप में वापस आ जाती है। बाद में करण का भी अंत हो जाता है। ये बहुत ही सैड सिचुएशन थी। लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आती, जब आसपास इतना डर और मौत का माहौल हो तो लोग ऐसी डरावनी जगहों पर अकेले क्यों निकल जाते हैं? दीक्षा को तो राकेश ने खास तौर पे वार्निंग दी थी। आमतौर पर लोगों को लगता है कि ऐसी कहानियों में किरदार जानबूझकर बेवकूफ़ी करते हैं, लेकिन इसका सटीक कारण साइकोलॉजी में छुपा है। जैसे कि उनका ट्रॉमा। हाँ, डर, ट्रॉमा और शोक इंसान की लॉजिक प्रोसेस करने की क्षमता को ध्वस्त कर देते हैं। दीक्षा इमोशनली वल्नरेबल थी। उसका दिमाग पहले से ही टूटा हुआ था, जिससे माया जाल के लिए उसके दिमाग में घुसना आसान हो गया। वो असलियत और भ्रम में फर्क ही नहीं कर पा रही थी। बिल्कुल, उसकी मानसिक रक्षा प्रणाली टूट चुकी थी। ये पूरा मैकेनिज्म सच में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। अब उस ग्रुप में सिर्फ 3 लोग बचे हैं, आदर्श, उसकी गर्लफ्रेंड शिवानी और उनका गाइड राकेश। अब शुरू होती है सबसे भयानक भागदौड़। क्योंकि अब आत्माएं उनके पीछे थीं। हाँ, उनके मरे हुए दोस्तों की आत्माएं और वो बुढ़िया इन तीनों का पीछा करने लगती हैं। राकेश बताता है कि उसके गले का ताबीज उन्हें फिलहाल बचा रहा है। वो लोग एक सीमा रेखा यानी एक ऐसी मैजिकल बाउंड्री लाइन की तरफ भागते हैं जिसके बाहर इस माया जाल का असर खत्म हो जाता है। बाउंड्री लाइन, जहां उस बुढ़िया की ताकत काम नहीं करती। पर यहाँ कहानी का सबसे दिल तोड़ने वाला हिस्सा आता है। जब वो लोग उस बाउंड्री लाइन को कूदकर पार कर रहे होते हैं तो शिवानी का हाथ आदर्श से छूट जाता है और वो लाइन के अंदर ही गिर जाती है।
बुढ़िया उसे पकड़ लेती है और आदर्श अपने जज्बात में आकर राकेश के मना करने के बावजूद वापस बाउंड्री के अंदर कूद जाता है और इस धक्का मुक्की में राकेश के गले से वो ताबीज टूटकर आदर्श के पास चला जाता है। ताबीज आते ही आदर्श बच निकलता है और बेचारा राकेश जिसके पास अब ताबीज नहीं था वो वहीं मारा जाता है। मुझे ये बात ना बिल्कुल हजम नहीं हो रही। राकेश तो निर्दोष था, उसने सारे नियम माने थे, फिर उसकी मौत क्यों हुई जबकि नियम तोड़ने वाला आदर्श बच निकला? ये तो बहुत अनफेयर है। मैं समझ सकता हूँ कि ये अनफेयर लग रहा है, पर फोकलोर में कर्मा वैसे काम नहीं करता जैसे हमें फिल्मों में देखने की आदत है कि अच्छे इंसान के साथ हमेशा अच्छाई होगा। तो वहां क्या काम कर रहा था? उस जंगल के अंदर नियत और अच्छाई की कोई कीमत नहीं थी। वहां सिर्फ उस ताबीज की फिजिक्स काम कर रही थी। जब तक ताबीज राकेश के पास था वो सुरक्षित था, और जैसे ही ताबीज आदर्श के हाथ लगा सुरक्षा शिफ्ट हो गई। सही कहा। राकेश अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए मारा गया और इस विशाल ट्रेजेडी की वजह थी इन शहरी लोगों का वो अहंकार जिसके बारे में हम शुरू से बात कर रहे थे। उनकी बेवकूफी की कीमत राकेश ने चुकाई। बिल्कुल, पर इस कहानी का असली धक्का तो अब लगना बाकी था। जो ट्विस्ट आगे आता है वो इस पूरी कहानी का मतलब ही बदल देता है। द फाइनल ट्विस्ट, बाप रे, ये सुनकर तो मेरा दिमाग ही हिल गया था। आदर्श रोते रोते किसी तरह उस जंगल से बाहर निकलकर सड़क पर पहुंचता है। रात का वक्त है, एक कार आती दिखती है। वो मदद के लिए हाथ देता है। हाँ, और ड्राइवर बाहर आता है, पर आदर्श जैसे ही कार का दरवाजा खोलता है उसके होश उड़ जाते हैं। कार के अंदर वही शिवानी बैठी होती है जिसे वो अभी पीछे मारते हुए छोड़कर आया था। और वो जिंदा थी, एकदम जिंदा। फिर ड्राइवर पीछे से आदर्श को बेहोश कर देता है। जब आदर्श की आंख खुलती है तो वो एक अंधेरे कमरे में है और सामने शिवानी खड़ी है, पर आम कपड़ों में नहीं बल्कि तांत्रिक कपड़ों में, और उसके हाथ में एक तलवार है। ये रिवील बहुत ही शॉकिंग था। सीरियसली, असल में ये पूरा सफर, उज्जवल का उस सूखी लकड़ी को तोड़ना, उन सब का वहां जाना, ये सब कुछ पहले से प्लान्ड था। शिवानी कोई आम मॉडर्न लड़की नहीं थी। वो उस प्राचीन बुढ़िया की सेविका थी। एग्जैक्टली। उसने अपना रूप बदलकर और मॉडर्न लाइफस्टाइल का दिखावा करके आदर्श को अपने प्यार के जाल में फंसाया था ताकि वो उन्हें वहां ला सके। क्योंकि बुढ़िया को 5 लोगों की स्वेच्छा से बलि चाहिए थी। हाँ, अपनी मर्जी से दी गई बलि ताकि शिवानी उसकी एयर बन सके। आखिर में शिवानी तलवार से आदर्श का गला काट देती है। ये पूरा प्लॉट ट्विस्ट सुनकर दिमाग सुन पड़ जाता है। जिससे वो अपना सबसे करीबी समझ रहा था वही उसकी मौत की वजह थी। पर एक चीज बताइए, इसमें स्वेच्छा से बलि मतलब वॉलंटरी सैक्रिफाइस का कॉन्सेप्ट इतना जरूरी क्यों था? यही इस कहानी की सबसे गहरी साइकोलॉजिकल लेयर है। स्वेच्छा से बलि का मतलब यह है कि कोई भी डार्क एंटिटी आपको पूरी तरह नुकसान नहीं पहुंचा सकती जब तक आप खुद दरवाजा ना खोलें। अच्छा, मतलब जब तक हम खुद गलती ना करें। उन 5 दोस्तों ने नियम अपनी मर्जी से तोड़े थे। उन्होंने अहंकार दिखाया। अगर उन्होंने नियम माने होते तो शायद शिवानी का ये प्लान कभी कामयाबी नहीं हो पाता। बुराई अक्सर सामने से आकर हमला नहीं करती, वो लालच या रोमांस का रूप लेकर आती है। बिल्कुल। शिवानी ने उनके ओवर कॉन्फिडेंस का फायदा उठाया। उन्हें लग रहा था कि वो नियम तोड़कर मजा ले रहे हैं, जबकि असल में वो खुद चलकर अपनी मौत के पास जा रहे थे। ये सच में एक बहुत डीप रियलाइजेशन है। अगर इस पूरे डिस्कशन को समेटा जाए तो हमें 2 बहुत ठोस बातें समझ आती हैं। एक तो ये कि नियम चाहे सोसाइटी के हों या किसी जंगल की चेतावनियां, वो किसी वजह से बनाए जाते हैं, उन्हें तोड़ना कूल नहीं है। हाँ, और दूसरा, आधुनिक अहंकार और ओवर कॉन्फिडेंस इंसान को इतना अंधा कर देता है कि उसे अपने आसपास फैले हुए उस माया जाल का एहसास तक नहीं होता जिसमें वो फंसता जा रहा है। इंसान को लगता है कि वो ड्राइवर की सीट पर बैठा है, पर स्टीयरिंग किसी और के हाथ में होती है। आपने बिल्कुल ठीक निचोड़ निकाला है। और यहीं से मैं एक आखिरी विचार छोड़ना चाहूंगा जिसके बारे में सबको सोचना चाहिए। हाँ, बताइए। आजकल हम सोचते हैं कि हमारी टेक्नोलॉजी, स्मार्टफोन और महंगी गाड़ियां हमें हर खतरे से बचा लेंगे, पर जरूर शांति से सोचिए। आपके आसपास जो लोग हैं, जिन नई जगहों पर एडवेंचर्स के प्लान बन रहे हैं, क्या वाकई उनके इरादों को पूरी तरह जानते हैं? ये तो सच में डरावना ख्याल है। या शायद बिल्कुल आदर्श की तरह आप भी अपनी मर्जी से अनजाने में किसी के बनाए हुए एक खौफनाक प्लान का हिस्सा बन रहे हैं। बुराई हमेशा जंगल में नहीं छिपती, कभी कभी वो आपके आसपास ही होती है। ओह बाप रे, ये एक ऐसा सवाल है जो दिमाग में एक अजीब सी सिरसिरी पैदा कर देता है। जब अहंकार और धोखा एक साथ मिलते हैं तो कोई ऐसी टेक्नोलॉजी नहीं बनी जो खतरे को पहले से दिखा सके। आज के इस गहरे विश्लेषण में बस इतना ही।
इस आखिरी सवाल पर जरूर सोचिए और अगली बार जब किसी नो एंट्री बोर्ड को देखकर नियम तोड़ने का ख्याल आए तो थोड़ा रुक कर 2 बार सोचिए।